नमस्कार, आपके साथ मैं आदिति त्यागी। मेरे साथ जो शख्सियत है, किसी तरह के इंट्रोडक्शन की उन्हें ज़रूरत नहीं है और हम तो वैसे भी उस देश से आते हैं जहां गुरु को प्रभु के बराबर माना गया है और बल्कि गुरु को प्रभु से भी आगे रखा गया है। मेरे साथ खान सर हैं, किसी इंट्रोडक्शन की ज़रूरत नहीं है। प्रणाम सर। और मैं एक बात कहना चाहती हूँ इस इंटरव्यू की मैं शुरुआत करूँ। हमारे देश में हम अक्सर नंबर्स में लोगों को जज करने की कोशिश करते हैं, जैसे यूट्यूब पे नंबर्स की बात करेंगे, सब्सक्राइबर्स की बात करेंगे। लेकिन मुझे खान सर के बारे में एक बात कहनी है, नंबर्स नहीं। मैं उनके पास इसलिए आई हुई है इंटरव्यू करने के लिए क्योंकि उनका इम्पैक्ट इतना ज़्यादा है। उनका इम्पैक्ट जो युवा है, जो बच्चे हैं, बिहार में जो शिक्षा है उस पर बहुत ज़्यादा है और इसीलिए मैं सर के पास आई हूँ। तो सर, सबसे पहले प्रणाम, थैंक यू सो मच। नमस्कार मैम। मैंने सुना है सालों सालों आप इंतजार करवाते हैं, आपने मुझे इतने शॉर्ट नोटिस पे दिया है, तो मैं इसके लिए सबसे पहले तो बहुत आभारी हूँ आपकी। एक्चुअल हम किसी को जल्दी इंतजार नहीं कराते हैं। मेरी पहली कमिटमेंट अपने बच्चों से होती है जिन्हें पढ़ाना होता है, तो अगर उनके बीच में टाइम बचेगा तो ही हम किसी को दे सकते हैं। तो ऐसे शौक से नहीं इंतजार कराते। नहीं, वो मैं समझ गई, लेकिन मैं आपको थैंक यू बोलना चाहती थी, इसलिए बात मैंने आपसे कही। सबसे पहले तो ये बताइए, ये 107 करोड़ का ऑफर एक सामान्य व्यक्ति के सामने मैं कहूँ तो शायद उसको जीरो कितने आएंगे ये गेस करने में भी थोड़ी देर लगेगी। ये सच में ये ऑफर ठुकराया क्यों आपने? एक्चुअल में हर इंसान का एक वर्किंग के लिए ना उसका मेन एक कोर होता है। तो हमने जब एजुकेशन इंडस्ट्री में आए थे तो मेरा एक मेन उद्देश्य था कि शिक्षा गरीब तक पहुंचनी चाहिए और आसान भाषा में पहुंचनी चाहिए। तो उनका कहना था कि आप हमारे यहाँ आके पढ़ाइए, 107 करोड़ देंगे। बट वो हमें पता था कि जो उनका बैकग्राउंड है वो फीस को काफ़ी महंगा कर देंगे। तो आसान भाषा में तो हम पढ़ा ही रहे होंगे, बट वो इतनी महंगी कर देंगे कि गरीब इंसान नहीं पढ़ सकता है। तो हमारी लड़ाई शुरू से गरीब इंसानों के लिए है। और टीचिंग इंडस्ट्री में हम एक ने एक चीज़ तो कर दिया कि आजकल बच्चे जाके अगर कोई ज़्यादा फीस लेता है ना तो कहता है खान सर इतना कम ले रहे हैं, तुम कौन चीज़ का अपने आप को सुरखाब का पर रखे हो क्या कि तुम्हारा फीस इतना ज़्यादा है। तो सबको एक मजबूरी में नीचे कम करना पड़ा। अगर वहाँ चले जाते तो नहीं कर पाते। तो आप अपनी ड्यूटी ठीक से नहीं कर पाते? नहीं कर पाते। पैसे तो लालच नहीं आया सर? लालच नहीं आया? 107 करोड़ का। हाँ। जब रावण की सोने की लंका ना बची तो हमारा 107 करोड़ भी खत्म ही हो जाता। लेकिन एक चीज था कि जब तक बच्चे रहेंगे एक चीज तो याद रखेंगे कि कोई उनके फीस के लिए लड़ा था, कोई उनके लिए अपना एक इतने बड़े ऑफर को ठुकराया था। तो सोचा था उसके बारे में, थोड़ा बहुत टाइम बिताया, एक रात बिताई कि चलो सोच के देखता हूँ? नहीं, स्ट्रेट फॉरवर्ड इंसान सीधे मना कर देता, सीधे मना कर दिए थे। कुडोस फॉर दैट। अच्छा, एक बात बताइए, आप टीचर हैं, खान सर हैं। यहाँ मुझे आपसे एक बात जो करनी है वो ये करनी है कि आप पारदर्शिता की बात करते हैं ना, लेकिन आप खुद काम चोरी चोरी चुपके चुपके क्यों करते हैं? नहीं, पारदर्शिता और प्राइवेसी दोनों अलग अलग चीज होती है। पारदर्शिता का मतलब ये नहीं है कि प्रधानमंत्री के केबिन में हम लाइव कैमरा ऑन करके यूट्यूब पे कर देंगे। फिर ट्रांसपेरेंसी नहीं, वो प्राइवेसी खत्म हो जाएगी। तो ट्रांसपेरेंसी की जगह हम प्रॉपर ट्रांसपेरेंसी रखते हैं और जो चीजें प्राइवेसी की चीज होती है उसे 100% प्राइवेसी में रखते हैं। बस इसीलिए तो अब किसी को प्राइवेसी ट्रांसपेरेंसी के खिलाफ लगे तो गलत है ना। नहीं, बात तो सही है। अभी घर पे सेलिब्रिटी स्टेटस चल रहा है या अभी जो सेलिब्रिटी स्टेटस है वो खत्म हो गया पहले वाला? जैसे आप तो स्टार है भाई, बाहर तो घर पे स्टार है। कितने बड़े स्टार है? कौन बड़ा स्टार है? नहीं, कोई घर ना, हम घर पे स्टार है ना बाहर में है। हम एक शिक्षक हैं, हम बाहर में भी अभी हमको भी, हम तो कभी ऐसे आप बोल रहे हैं या कोई से हमसे कोई ऑटोग्राफ कहता लिख दीजिए, हम स्टार बनने का मतलब खाली ऑटोग्राफ थोड़ी है, आपका इम्पैक्ट है। आपने खुद कहा ना, छात्र कहते हैं खान सर तो सस्ता पढ़ाते हैं। हाँ, तो ये चीजें तो हमने बच्चों के लिए लड़ाई लड़े हैं तो बच्चे इस बात को कहते हैं यहाँ पे। और ऐसे स्टार वाला फील बड़ा खराब लगता है यहाँ पे। फिर इंसान के अंदर घमंड आ जाएगा। जिस दिन उसको ये लगने लगेगा वो सेलिब्रिटी है, वो स्टार है ना, फिर वो घमंड आ जाएगा और घमंड रावण का खा गया। शादी के बाद लाइफ बदल गई? नहीं, मेंटेलिटी मैच होती है तो नहीं बदलती है, मैच नहीं होती है तो बदलती है। आपकी मैच हुई कि नहीं हुई? मैच हुई। चलिए ठीक है। ये मतलब जो लोग जो शादी करने की सोच रहे हैं या शादी में हैं, उन्हें बस मेंटालिटी मैच करने की जरूरत है। कुंडली मैच करे ना करे, मेंटालिटी मैच होनी चाहिए, सब चीज सही रहेगा। अच्छा, कुछ डिफरेंसेस रहते हैं? मतलब रियलिस्टिकली बताइएगा। ये मैं इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि मैंने बहुत लोगों को सुना है जो ये कहते हैं कि धरातल पर चाहे आप लव मैरिज कीजिए या अरेंज मैरिज कीजिए, आपको उन डिफरेंसेस को अपनाना पड़ता है। ये सच है? बहुत सारी चीजें डिफरेंस आएंगी। दो अलग अलग पर्सन में बहुत सारी चीजें अलग अलग रहेंगी। तो लेकिन समझ होता क्या है कि आप कभी भी जब एक मेंटेलिटी ये हो जाए कि हम अपनी चीजें थोप देंगे, ये खराब होती है दोनों ओर से। अगर हम थोपना चाहें वो, लेकिन एक जो होता है कि चलिए भैया ये चीजें में एक बीच का रास्ता होता है तो वो चीजें सही हो जाती है।
आपने कहा कि आपने बच्चों को भोज दिया, 156 व्यंजन मैंने रिपोर्ट में पढ़े थे। हाँ। आप मुझे दुरुस्त कर दीजिएगा, मैंने तो रिपोर्ट बिल्कुल में 156 प्रकार का था, क्योंकि 56 भोग देवताओं को लगाया जाता है। 156 उन बच्चों को खिलाए। उसके कारण ये था कि उन बच्चों को हम आभास दिला सके कि तुम गरीबी से निकलो, दुनिया बहुत बड़ी है, आगे बढ़ो, जितना चादर है उतना में पैर, उतने में सोओगे तो उसी चादर में घसीट के मरोगे। तुम्हारी जगह है, तुम बच्चे हो, तुम्हारा पूरा जीवन बचा हुआ है। तुम कहीं पूरी भुजिया पूरी सब्जी बुनिया खा के तुमको कोई निपटा देता है तो अलग बात है कि यदि पैसे नहीं हैं और कोई पूरी सब्जी बुनिया खिला देता है तो उतने श्रद्धा से खाओ। लेकिन कोई व्यक्ति के पास पैसे हैं, अपने गेस्ट को वीआईपी खिला रहा है और तुमको पूरी भुजिया बुनिया खिला रहा है, तो तुम मत जाओ वहां। अगर पैसे नहीं है तो तुम सूखी रोटी अगर खिला रहा है तो श्रद्धा से लो, उसको अमृत समझ के लो। मेरे कहने का बस मतलब यही था। और हमने वहां पर चाहे गरीब हो या अमीर हो, इवन मेट्रो के जो कर्मचारी थे उनको टनल में थे, उनको उसमें से निकाल के, भाई निकल तुम यहाँ पे, तुम मेरे शहर के मेट्रो बना रहे हो। हम वो सौभाग्यशाली हैं कि हम अपने शहर में बनने वाले मेट्रो के कर्मचारी को अपने हाथ से खाना खिलाएं और वही भोजन कराएं जो हमारे यहाँ वीवीआईपी गेस्ट किए थे, चाहे वो कितना भी बड़े मिनिस्टर हो, ऑफिसर हो या स्टूडेंट हो या लेबर हो, सब सेम खाना खाया था। और इसीलिए आपने शायद ये भी कहा, मैंने पढ़ा, आपने कहा कि मैं अंबानी ने तो वीआईपी गेस्ट को खिलाया। हाँ, हम तो अपने बच्चों को खिलाया, जिनको कोई नहीं पूछता था हम उन्हें पूछे। और इन बच्चों को भी कहते कि तुम्हें कोई हकीर समझ के, छोटा समझ के नहीं बुलाया है, अपने यहाँ नहीं बुलाता है, हम तुम्हें उस लेवल पे ले जाएंगे कि तू बुला भी नहीं पाएगा फ्यूचर में, तुम्हें इतनी बुलंदी पे जाओगे। अरे वाह, बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी थॉट है। चलिए, मैं आपको आप अब मुझे दरअसल खान सर से बात करनी है, तो आपकी थोड़ी सी पर्सनल लाइफ से जुड़ी बात थी। मुझे आप ये बताइए, ईरान और इजराइल की अभी जो लड़ाई हुई उसमें आपके हिसाब से कौन जीता? क्योंकि यूएस ने तो क्लेम किया कि भाई उसने जो ईरान की न्यूक्लियर बॉम्ब बनाने की जो कैपेबिलिटी थी उसे डिस्ट्रॉय कर दिया, ध्वस्त कर दिया। ईरान ने कहा कि ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, बस वो तो एंट्रेंस पे गिरा। तो हर किसी की क्लेम्स एंड काउंटर क्लेम्स रहे। खान सर के हिसाब से कौन जीता? जियोपॉलिटिक्स में सबसे ज्यादा मायने रखता है हमारे देश के लिए क्या सही है। हमारे देश के लिए ईरान अभी बहुत जरूरी है, इजराइल भी जरूरी है। ठीक है। इजराइल के लिए हमें टेक्नोलॉजी पे डिपेंड रहना पड़ता है और स्ट्रेटेजिक मायने पे इजराइल हमारा साथ देता है। लेकिन ये हमें देश को समझना पड़ेगा, इजराइल का साथ देना भी मजबूरी है, क्योंकि भारत अगर इजराइल के साथ खड़ा हो गया ना तो 56 अरब देशों के बराबर अकेले भारत हो जाएगा। क्योंकि बहुत बड़ा एक साख, एक छवि जो है ना, हमारे देश में भले सरकारें बदली हैं बट देश की जो छवि है वो सारी सरकारों ने बचा के रखा है। तो इजराइल को भी हमारी जरूरत है। सेकंड हाथ में अगर हम देखेंगे तो ईरान अगर हारता है तो हमें अफगानिस्तान जाने का रास्ता बंद, पाकिस्तान को काउंटर करने का रास्ता बंद, चाबहार पोर्ट बंद, और वहां दबदबा होगा अरब का। अरब स्लाइटली झुका रहता है पाकिस्तान की ओर। तो हमें एक हाथ में ईरान भी चाहिए, इजराइल भी चाहिए। हमें क्या जरूरत है दूसरों की लड़ाई में? इराक गया, हमारा पेट्रोलियम 52 रुपया से उठ के 100 रुपया चला गया। ईरान जाएगा, हमारा पेट्रोलियम 160-150 रुपया पेट्रोल बिकेगा। ये तो भारत को लोगों को भुगतना पड़ेगा। तो हमें तो इंटरवीन करना चाहिए, सबको बीच बीच सब नहीं करो। दूसरा, जीता कौन? ये सोशल मीडिया का जमाना है, यहाँ सब अपना डिंग हाँक रहे हैं। हाँ। दूसरा, ईरान ने वहां से अपने सारे इनरिच यूरेनियम को हटा लिया था। अच्छा, आप मानते हैं बात? इस बात 100% श्योर है, हटा लिया था। इतना बेवकूफ तो होगा नहीं कि जिसके लॉन्च साइट पता है, जिसको पता है कि GBU-57 बम गिराएगा वहां पर रखेगा, वो हटा लिया था। दूसरा, इनकेस आपने उसका खत्म भी कर दिया था, बनाया तो वही था ना। हम रोटी बना के 10 रखे, 10 रोटी हमारी कोई बिल्ली लेके चली जाए तो क्या दोबारा नहीं बना लेंगे हम? और अच्छे से बनाएंगे और बढ़िया सिक्योरिटी से बनाएंगे। GBU-57 जो बम होता है वो निकल एलॉय का होता है, और जब ये बम उस पर डिस्ट्रॉय किया गया है तो जो बम फटा है तो उसके मेटल्स, उसके जो केसिंग होती है वो भी वहां अवेलेबल है। अब ईरान उस केसिंग को उठाया है, उसके कुछ पार्ट को रसिया भेजा है, कुछ पार्ट्स को चाइना भेजा है। वहां से उसके मेटल्स के बारे में पता चलेगा कि इसमें क्या क्या लगाया गया है। अब ईरान जो बनाएगा अपना न्यूक्लियर फैसिलिटी, उसमें जो लेयर्स सिक्योरिटी लगाएगा वो उसी निकल एलॉय का लगाएगा। अब GBU-57 जिस मेटल का वो बना है उसी मेटल का वो बना है। क्या करिए, मतलब दुनिया में एक वही अमेरिका ही होशियार है, नहीं ना? इंटरनेट पे आप पढ़ के देखिए, GBU-57 की अब एलॉय के पूरे मेटल्स आ गए हैं कि कितना % निकल है, कितना आयरन है, कार्बन, क्रोमियम कितना है। अब तो पहले वो पहाड़ों से सिक्योरिटी करता था। अब आपके बम की जो लेयर है इतनी मोटी है, सपोज कीजिए 3 मीटर है, वो 30 मीटर लगाएगा, क्योंकि आपको बम को उठा कर ले जाना है, उसको तो एक स्ट्रक्चर बना के रखना है, तो बना लेगा यहाँ पे। दूसरा कि इजराइल जो है वो कभी भी नहीं चाहेगा कि ईरान के पास एटॉमिक पावर आए, क्योंकि वो रीजन में बिगड़ जाएगा। और हमें ये लगता है कि
ईरान का परमाणु कार्यक्रम को इजराइल रोकना चाहता है या अमेरिका रोकना चाहता है, गलत है। ईरान का परमाणु कार्यक्रम को अरब देश रोकना चाहते हैं, जैसे सऊदी ने भी कहा। जैसे सऊदी ने भी कहा। यहाँ पे कतर अपना एयरबेस दे रहा है हमला करने के लिए। सऊदी को चाहिए हुती रिबल्स को खत्म करने के लिए, हुती को खत्म करने के लिए ईरान को खत्म करना पड़ेगा। तो ये जो शिया सुन्नी की जो लड़ाई है ना, इसके में ये बड़ा हावी हो जाता है। पाकिस्तान जो मुसलमानों का रहनुमा बनता था, चोट्टा कहीं का अमेरिका को कह रहा है कि ट्रंप को नोबेल पुरस्कार देना चाहिए, शांति का नोबेल पुरस्कार। किस बात के लिए शांति? उसका जो फील्ड मार्शल है, फील्ड मार्शल तो नहीं कहेंगे आसिम मुनीर को, फील्ड मार्शल जो है उसका, वो जाके वहां पे दावत खा रहा है। भाई तुम एक मुसलमानों के रहनुमा बन रहे हो और तुम्हारे देश के बगल में मारा जा रहा है एक ठो, तो हम ये नहीं कर रहे हैं कि तुम बचाओ, बट एटलीस्ट ये मत कहो कि तुम मुसलमानों के रहनुमा हो। तुमसे लाख गुना अच्छा इंडिया है, हमारे प्रधानमंत्री ने बीच बचाव किया था और ये मौका प्रधानमंत्री को भी था, वो भी कहते कि मैंने सीज फायर कराया है। जिस तरह ट्रंपा चिल्ला रहा था उधर से, ये पेट्रोल पंप हैंड पंप क्या नाम है, डोनाल्ड ट्रंप, यही जो भी है इसका, तो ये डोनाल्ड ट्रंप कह रहा था हमने ऑपरेशन सिंदूर, बेगानी की शादी में अब्दुल्ला दीवाना, इसमें मोदी जी को भी कहना चाहिए कि मैंने सीज फायर करा दिया, मैंने सीज फायर करा दिया। तो हमें दोनों को बैलेंस बना के लड़ना है। कुछ लड़ाइयों को दूर से आनंद लिया जाता है इसमें, इजराइल हो, लेकिन प्रॉब्लम क्या है, देखिए ये जो दोहरा चरित्र वेस्टर्न मीडिया का होता है, ये बहुत खराब होता है। हम कश्मीर में आतंकवादियों से लड़ते हैं, कई बार हमारी गोलियों का क्रॉस फायरिंग में कोई निर्दोष कश्मीरी को गोली लग जाती है, कई बार वो घायल हो जाता है, इत्तेफाक से कई बार उसकी जान चली जाती है। इस बात का हमें दुख होता है, ऐसा नहीं होना चाहिए। इस पर मानवाधिकार वाले संगठन वाले उठ के इंक्वायरी बैठा देते हैं, लेकिन उसी युद्ध में वैसे ही कंडीशन में इजराइल ने 60,000 लोगों को मारा, जिसमें 40,000 महिलाएं और छोटे बच्चे हैं, एक भी ह्यूमन राइट वाला नहीं उठाता है। तो हमें ये सीखने की जरूरत है, भैया वो मारे तो कोई दिक्कत नहीं, हमारे में ये क्रॉस फायरिंग में हो गया, हम अपोलोजाइज करते हैं उसको, वो जितना हम कंडेम कर सकते हैं, जितना फाइनेंशियल हेल्प कर सकते हैं वो भी करते हैं। तो हम गुनहगार, तुम 60,000 मार दिया तो गुनहगार नहीं। और भारत के लोगों को उससे सीख लेनी चाहिए कि भैया हमें भी तो, तब ये मानवाधिकार वाले केवल हमारे लिए थोड़ी है यहाँ। तो आतंकवादी को मारे तो हम लोग मानवाधिकार, और वो 2 दिन के बच्चे को मार दे तो मानवाधिकार नहीं। हॉस्पिटल पे मार दिया यहाँ पे, और क्या कह रहा है कि हॉस्पिटल में आतंकवादी थे, हॉस्पिटल के नीचे सुरंग था। क्या यही हॉस्पिटल इजराइल में होता, क्या किसी इजराइल के हॉस्पिटल में कोई आतंकवादी छुपे रहते तो क्या पूरा हॉस्पिटल उड़ा देते? नहीं ना उड़ाते। तो नैरेटिव कैसे सेट कर रहे हैं? रेड क्रॉस का रूल है, आप हॉस्पिटल पे नहीं मार सकते हैं, क्या ये रूल इजराइल के लिए नहीं है? रेड क्रॉस का रूल पाकिस्तान के लिए नहीं है, हम ही लोग केवल भुगते। तो भारत को ये नहीं समझ में आता है कि आप क्यों दूसरे, आप एक माइंडसेट बनिए। कल को कोई आपके ऊपर ह्यूमन राइट वाला आता है तो उसको कहने की हिम्मत है कि इजराइल में हुआ था तो क्यों नहीं गए थे? बांग्लादेश में किस तरह से माइनॉरिटी को मारा गया, कोई ह्यूमन राइट वाला गया? नहीं गया। तो हम कहीं ना कहीं एक ठोस लेवल पे जो विदेश नीति है उसमें हम खोते जा रहे हैं। अच्छा। मीडिया में तो हमें दिख रहा है कि हमारा विदेश नीति बहुत अच्छा है, जयशंकर साहब मीडिया में जाके बोल रहे हैं, मोदी जी वहां जाके बोल रहे हैं, बट धरातल पे जहां हमारा ऑपरेशन सिंदूर चल रहा था, IMF ने कितने बिलियन डॉलर का लोन सैंक्शन कर दिया यहाँ पे पाकिस्तान को, वो हम लोन नहीं रोकवा पाए पाकिस्तान से। और वो भी आपने जो बात की ना IMF के लोन की, ये वही रात थी खान साहब जब वो हमारे पुंछ में सिविलियंस को मार रहा था। हमारे सिविलियन मारे गए। ये मैं कभी नहीं भूल सकती, क्योंकि मुझे याद है मैंने लिखा था कि ये जो मर्डर है ये वेस्टर्न पावर्स के ऊपर है। बिल्कुल, और हम लोग उसकी रहनुमाई कर रहे हैं। अब कई बार बड़ा अफसोस होता है कि सरकार से कहो कि आपने सीज फायर क्यों किया, लोग ऐसे कहते हैं सरकार से सवाल क्यों पूछ रहे हैं? सरकार से सवाल ना पूछे तो हम आसिम मुनीर से पूछेंगे, इमरान खान से पूछे, डोनाल्ड ट्रंप से पूछे। हमारे देश पे हमला हुआ, पुंछ में हमारे कश्मीरी मारे गए, कोई उसमें कश्मीरी में जब कश्मीरी पंडितों की तो बात तो करते हैं, और जब वो जो कश्मीरी सेलिंग से मारे गए पुंछ में उसकी बात तो नहीं करते हैं। वो क्या तोप का गोला गिर रहा था तो पूछ के गिर रहा था कि कश्मीरी पंडित है या कश्मीरी मुस्लिम है? वो तो किसी के ऊपर गिर सकता था। सिख मारे गए, तो क्या होता है, मतलब केवल एक ही चीज दिख रही है, जो वहां सिख मारे गए उनका कोई नहीं देख रहा है। और विदेश नीति हमारी कहाँ गई? हम लोग लोकतंत्र से हट गए हैं, हम भीड़ तंत्र में गए हैं। आप मत सवाल पूछिए हमारे फेवरेट नेता से। लेकिन उसमें खान सर जो बात आपने कही, जो एक्चुअली जो लॉजिक है, वो जो पुंछ वाला लॉजिक है, सरकार कल को देखिए 2 बातें हैं। सरकार का वर्जन कहाँ से आया? सरकार का वर्जन आया हमारी तीनों सेनाओं से, ठीक है। उसमें जो हमारे एयरफोर्स की तरफ से आया कि भाई हमने जो उनके 11 एयर बेसिस को डिस्ट्रॉय किया है, हमने जो उनका टेरर इंफ्रा है उसको हिट किया है। आप डिस्ट्रॉय की वीडियोस देखी हैं?
इंडिया ने जो हम बम मारे हैं वो एक नॉर्मल से गड्ढे किए हैं। जिस बिल्डिंग पे मारा है वो बिल्डिंग की सीलिंग टूटी है, 10 कंप्लीट डिस्ट्रक्शन नहीं हुआ है, वो एयरबेस रनिंग में है। क्या इस तरह से डिस्ट्रक्शन होता है? डिस्ट्रक्शन ने इजराइल ने किया है गाजा का। क्या उस तरह का डिस्ट्रक्शन हुआ है? ये दिखाया गया था कि हम तुम्हारे पे हमला किए हैं। ये दिखाया गया था मीडिया के थ्रू भारत में कि हमने ऑपरेशन सिंदूर का बदला लिया है। एक्चुअल आपको बदला लेना था, अपने 1-2 बिजली घर उड़ा देते, उसके गैस स्टेशन, उसके जो ऑयल रिफाइनरी उड़ा दिए रहते, कराची पोर्ट उड़ा दिए रहते, पूरा बंदरगाह खत्म हो जाता। S-400 लगा के छोड़ देते, एक भी जहाज उधर से नहीं आ सकती थी, पूरा पाकिस्तान का एयरफोर्स ये आपका एविएशन खत्म हो गया रहता, एयर स्पेस बंद हो गया रहता। धरातल पे क्या चेंजिंग किए, पाकिस्तान को क्या लॉस हुआ? ढाल देगा छत, शटरिंग लगा के अभी तक ढाल दिया होगा। अच्छा, एक बात बताइए, आपने ये कहा कि ये उड़ा देते वो उड़ा देते, मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ कि उसमें आप सिविलियंस की, क्योंकि भारत तो सिविलियंस को मारता नहीं है, भारत के तो जो आर्म्ड फोर्सेस की स्ट्रैटेजी है वो एकदम क्लियर है, वो सिविलियंस को टारगेट नहीं करते हैं। मैम ये गलत नैरेटिव सेट किया जा रहा है, मीडिया को भी इसमें समझना पड़ेगा। अगर हम किसी ऑयल रिफाइनरी को मारेंगे तो उसमें सिविलियन क्या कर रहा है भाई? तो उसका जो डिस्ट्रक्शन होगा वो आसपास तो महसूस किया तो जाएगा ना। इसको तो कोलेटरल डैमेज कहेंगे, इसमें तो होगा ही। जब हम लोग बम्बार्डमेंट कर रहे हैं कहीं पे, कोलेटरल डैमेज क्यों नहीं होगा? और एक ऑयल रिफाइनरी को मारेंगे, अगल बगल वाले बाकी हटेंगे। कोलेटरल डैमेज को देखेंगे तब तो युद्ध छोड़ देना चाहिए तब। तो आपको लगता है कि सिविलियंस अगर मारे जाते हैं और उस समय 2 चीजें होती हैं। हाँ, एक, हमने कहीं किसी स्टेब्लिश इंफ्रास्ट्रक्चर पे बम्बार्डमेंट किया, उससे कुछ सिविलियन गए तो इसे कोलेटरल डैमेज कहते हैं, ना कि सिविलियन वॉर। एक जो हम मार दिए हॉस्पिटल पे, ये है सिविलियन वॉर। इजराइल ने मारा अल सफा हॉस्पिटल उड़ा दिया, ये कोलेटरल डैमेज नहीं है, ये डायरेक्ट डैमेज है। हम डायरेक्ट डैमेज नहीं कर रहे हैं, हम कर रहे हैं कोलेटरल डैमेज करेंगे। ठीक है, तो आप ये कहते हैं कि भारत की विदेश नीति जो है वो सही नहीं है? हर मायने में पाकिस्तान और रीजनल एशिया को लेके हम फेल होते जा रहे हैं। और ये मीडिया है जो इसे बचा के रखी है कि हमारी मतलब एशिया की नीतियां सही हैं। औकात नहीं मालदीव, जिसके प्रेसिडेंट के पास अपना जहाज नहीं है, वो हमको आंख दिखा दिया कि नहीं दिया। और शर्म की बात यह है कि मालदीव की ब्रांड एम्बेसडर बन गई कटरीना कैफ। अगर ये ब्रांड एम्बेसडर कटरीना कैफ की जगह शाहरुख खान बने रहते हैं, आज बवाल हो गया रहता देश में। लेकिन कटरीना कैफ बनी है, मालदीव की नहीं हुआ। कहां जा रहे हैं? सेलेक्टिव अप्रोच है। ये आदमी ये काम करेगा तो हम विरोध करेंगे, ये करेगा तो नहीं करेंगे। आज शाहरुख खान को बना के देखिए ब्रांड एम्बेसडर मालदीव का। वो तो आमिर खान जवाब दे रहे हैं ना आजकल टर्की में, जो उनकी फोटो पहले का जो उनका है, जिसपे उन्होंने बाद में ये कहा भी कि भाई उस समय हालात ठीक थे। तो जो आप कह रहे हैं सेलेक्टिव अप्रोच की जो आप बात कर रहे हैं, तो वो अप्रोच की अब मैं उसी पे आती हूँ, क्योंकि थोड़ी देर पहले आपने ये कहा था कि भारत अगर इजराइल के साथ खड़ा हो जाए तो 56 मुस्लिम कंट्रीज जो हैं वहाँ खलबली मच जाएगी, और भारत जो है वो उसकी जो पावर है उसमें उसको एक फोर्स की तरह देखा जाएगा। लेकिन जब इजराइल के साथ खड़ा होगा सर, तो भारत के तो भीतर ही प्रोटेस्ट हो जाते हैं ना सर। मैम, इजराइल के साथ हम शुरू से खड़े रहे हैं। ऐसा कौन सा मामला है जहां हम नहीं खड़े रहे हैं? अटल बिहारी वाजपेयी से लेके मनमोहन सिंह से लेके मोदी जी तक सबका स्टैंड क्लियर है, 2 नेशन पॉलिसी। इजराइल अलग होगा, फिलिस्तीन अलग होगा। कहाँ चेंजिंग आई है हमें नहीं समझ में आ रहा है। शुरू से तो हम लोग वही कह रहे हैं, आज भी हमने वही कहा है। क्या चेंजिंग नहीं आई है हमें नहीं समझ में आता है। मीडिया में ना कई चीजें होती हैं, 2 चीजें परोस दी जाती हैं, ये ऐसे हो रहा है, ऐसे हो रहा है, वो दोनों में से कुछ नहीं हो रहा है। लोगों की इल्यूजन क्रिएट किया जा रहा है। हम आज भी अरब देशों के साथ कहते हैं कि भैया फिलिस्तीन, अटल बिहारी वाजपेयी, मनमोहन सिंह, मोदी जी दोनों, इवन राजीव गांधी से उठाइए, नेहरू से ही उठा लीजिए, देश आजाद जहां से हुआ है, 2 नेशन थ्योरी वहां से चल रहा होता है। आज भी हम लोग उसी पे स्टैंड पे कायम है। अरब देश तो खुद चाहते हैं कि इजराइल जो है वो फलस्तीन को नहीं पसंद करते। उसका रीजन है, फलस्तीन जो है वो डेमोक्रेटिक कंट्री है। इजराइल के पास रहने के कारण वहाँ एजुकेशन सिस्टम ठीक ठाक है, तो वहाँ डेमोक्रेसी है। अगर फलस्तीन या गाजा स्टेबल हो गया, वो डेमोक्रेटिक हो जाएंगे, वो आवाज उठाएंगे कि अरब में भी डेमोक्रेसी होनी चाहिए, कतर में भी डेमोक्रेसी होनी चाहिए, कुवैत में भी होनी चाहिए, यमन में होनी चाहिए, ओमान में होनी चाहिए। तो ये अपनी राजतंत्र बचाने के लिए कहते हैं कि ये कल को हमसे सवाल पूछे, आज इसका कमर तोड़ दो, कि कल को ये हमसे सवाल ना पूछे, हमसे भीख मांगे कि हम रोजा हैं, हमें इफ्तारी कराओ, हम भूखे हैं, हमें पानी दो, प्यास लगी है, पानी दो, खाना दो। आज गाजा और फिलिस्तीन क्या मांग रहे हैं?
डेमोक्रेसी मांग रहे हैं, भूखे हैं, हमें खाना दे दो। तो ये हमें दिखाया जा रहा है कि ये अरब देश जो हैं ये इजराइल के खिलाफ है। ये कोई खिलाफ नहीं है। अरब देशों ने स्पष्ट बोला था कि आप इजराइल को, आप फलस्तीन के साथ जो करना है करिए, हम ऊपर ऊपर से आपके साथ दिखाएंगे कि हम आपके साथ नहीं है। इसका जीता जागता उदाहरण, ईरान जब इजराइल पे मिसाइल मारता है तो उस मिसाइल्स को आधे रास्ते में अरब, कुवैत, जॉर्डन और ये सीरिया, यहाँ के बेसिस से मार के गिरा दिए जाते हैं। किसे बेवकूफ बना रहे हैं? और कतर उसके मिसाइल को इंटरसेप्ट करता है, मार के पहले से इंफॉर्मेशन दे देता है, जो इंटरसेप्ट नहीं कर पाता इंफॉर्मेशन दे देता है। तो सब यही चाहते हैं। अच्छा, तो एक बात बताइए, आपने जो ये कहा, मैं ये जानना समझना चाह रही हूँ आपसे कि आपने ये कहा था कि हम किसी की लड़ाई क्यों लड़े, ठीक है? आप जो प्रोटेस्ट होने लगते हैं घर में, उससे पहले जो आप फिलिस्तीन की बात कर रहे थे, वहां पे जो हमास की मौजूदगी है, आपको नहीं लगता हमास को खत्म किया जाना चाहिए जो उन्होंने इजराइल के साथ किया अक्टूबर 7 को? मैम, ये बहुत खराब चीज लगती है हमको। हमास, अजमल कसाब हमको मारा, अजमल कसाब ताज होटल में बम फोड़ा, अजमल कसाब ने कैफे लियोपोर्ट पे मारा जहां इजरायली जाते थे, यहाँ पर उसने चैबल हाउस पे हमला किया जहां केवल इजरायली रहते थे। इसके बावजूद इजराइल ने अजमल कसाब को आतंकवादी नहीं माना। 2008 में हमला हुआ, उसने नहीं माना, इजराइल ने अजमल कसाब को आतंकवादी नहीं माना। हम हमास को मान ले? ये तो दोहरी नीति हो गई। मतलब हमारे जख्म पे तुम नमक। बेंजामिन नेतन्याहू मुंबई आए थे, बेंजामिन नेतन्याहू चैबल हाउस आए थे जहां इजरायली को मारा गया था, यहूदी बंधक बनाया गया था, कैफे लियोपोर्ट गए थे, इवन नरीमन हाउस में गए थे वहां पे जहां इजरायली बंधकों को बनाया गया था। बावजूद उन्होंने अजमल कसाब को आतंकवादी नहीं माना। मतलब कुछ तो लोग हैं जो पढ़े लिखे हैं, जो इस चीजों को जानते हैं। आधे देश की हम मानते हैं 80% लोगों को नहीं पता होगा कि चैबल हाउस क्या है। 80% लोगों को ये नहीं पता होगा कि बेंजामिन नेतन्याहू, बेशर्मी की हद हो गई, चैबल हाउस में आके अजमल कसाब को आतंकवादी नहीं माने। क्या बेशर्मी है ये चीजें? नहीं, लेकिन आपके हिसाब से हमास टेररिस्ट आउटफिट है कि नहीं है? बिल्कुल है, इजराइल के लिए। इंडिया को मानना चाहिए कि नहीं मानना चाहिए? इजराइल को अजमल कसाब को मानने में क्यों लेट हो गया? ये मतलब इंडिया को मानना चाहिए, बिल्कुल मानना चाहिए। लेकिन हम ये पूछ रहे हैं कि आप कहिए कि हमारे ऊपर किसी ने पत्थर मार दिया, आप उसको गलत बोलिए, कोई मेरा सर फोड़ा है तो पूछ रहे हैं, कोई बात नहीं। ये गलत तरीका है। हम ना इजराइल के साथ हैं, ना अमेरिका के साथ हैं, ना हमास के साथ हैं। हम अपने देश के साथ हैं। आप अजमल कसाब को आतंकवादी नहीं मानिएगा और आप कहिएगा कि हम आपके साथ दे दें। अजमल कसाब को आतंकवादी कब माना आपको पता है? 7 अक्टूबर को जब इजराइल पे हमला हुआ है तो भारत से कहा है कि आप हमास पे कंडेम कीजिए, तो भारत ने कहा है कि आपका इंटरनल मामला है। तो इजराइल को पता चला कि भारत गुस्सा इस वजह से है कि उन्होंने अजमल कसाब को आतंकवादी नहीं माना, तो वो 2023 में आके 2008 की घटना को 2024 में आके माना है कि ये आतंकवादी है। हम भी मानेंगे 15 साल बाद। ऐसा नहीं हो सकता है ना। हम ना इजराइल के साथ है ना फिलिस्तीन के साथ, हमारे देश के साथ जो है हम उसके साथ हैं। अगर देश के खिलाफ हमारे प्रधानमंत्री भी चले जाएंगे हम उनके भी खिलाफ हैं। मेरे माता पिता चले जाएंगे हम उनके भी खिलाफ हैं। बहुत सही बात है, एकदम सही बात है। आपसे मैं ये जानना चाहती हूँ अब तो फिर उन मुसलमानों से क्या कहेंगे जो कभी फिलिस्तीन के लिए सड़क पे आते हैं, जो कभी ईरान के लिए सड़क पे आते हैं, नसरल्ला को मारता है इजराइल तो सड़क पे कश्मीर में आ जाते हैं। ये आपको सही लगता है? डेमोक्रेसी का ये कुछ जरूरत से ज्यादा यूज करना ये ठीक नहीं है। बात अगर होती है तो जो बांग्लादेश में हिंदुओं के साथ हुआ उसके खिलाफ भी आना चाहिए। और ये दोहरी नीति हर जगह है। आप गौर से देखिए, ये दोहरी नीतियां हैं। जो हमास में मरने वालों के लिए, जो गाजा में फिलिस्तीन में मरने वालों के लिए सड़क पर उतर जाता है, उसे तनिक भी नहीं दिखता है कि बांग्लादेश में किस तरह हिंदुओं को निकाल के मारा। और जो बांग्लादेश का जिसको दुख दिखता है उसको हमास में जो 1 साल का बच्चा फिलिस्तीन में मरा उसका नहीं दिखता है। हम किसको कहिएगा? जिसको कश्मीरी पंडितों का दुख दिखता है उसको सिखों का दुख नहीं दिखता है, जिसको सिखों का दिखता है उसको मतलब अहमदाबाद का नहीं दिखता है। आप क्या कहिएगा? जिसको अहमदाबाद में दुख दिख रहा है कि गया उसको साबरमती एक्सप्रेस ट्रेन जब जलाई गई थी वहां पे तो वो नहीं दिखता है। आप किसको कहिएगा? यहाँ पर सब सेलेक्टिव है। हमारा दुख तो दुख, तुम्हारा दुख में कोई दिक्कत नहीं। सादा कुट्टा कुट्टा मेरा कुट्टा टॉमी है ना। तो चलिए ये बताइए, दुनिया का असली दादा कौन है आपके हिसाब से? अमेरिका, जिसके पास टेक्नोलॉजी है, पैसा है, सेना है। चाइना नहीं? नहीं, चाइना नहीं। चाइना, यूएस? चाइना बहुत शातिर इंसान है। देखिए, ईरान जो मिसाइल मार रहा है ना इजराइल के ऊपर,
वो अनगाइडेड मिसाइल मार रहा है, उसमें इनिशियल नेविगेशन सिस्टम लगा हुआ है, वो रास्ता नहीं बदल सकता है। ये मिसाइलें सबसे इजीली ट्रैक हो जाती हैं कि उसे पहले पता होता है, निकलते के साथ उसे पता है कि 18 मिनट बाद ये कहाँ जाके गिरेगी। लेकिन इन मिसाइलों को रास्ता दिखाने के लिए या तो अमेरिका का जीपीएस है या तो रूस का ग्लोनास है, नहीं तो चाइना के पास है। ना रूस ने दिया ना चाइना ने दिया। अगर चाइना ये टेक्नोलॉजी दे देता है ईरान को, आज ईरान बैठे बैठे नेतन्याहू का घर उड़ा देगा, लेकिन चाइना ने नहीं दिया, क्योंकि चाइना को पता है कि अगर ये दे देंगे तो इजराइल क्या करेगा, एकदम आयरन डोम टेक्नोलॉजी उठा के इंडिया को दे देगा, फिर चाइना हमारा कुछ नहीं कर पाएगा। तो बड़ा शातिर हैं ये लोग, बड़ा शातिर। लेकिन क्या है ना कि इनकी चाल देश के 10% लोगों को समझ में आती है, बाकी लोगों को कुछ समझ में नहीं आती है। बाकी लोग सुबह की 3 टाइम का रोटी खाने में, घर बनाने में, बेटा को नौकरी दिलाने में, बेटी के लिए अच्छा रिश्ता खोजने में, कर्जा चुकाने में, खेत खलिहान उगाने में बिजी हैं। किसको इतना फुर्सत है? नहीं, बहुत इम्पोर्टेंट बात आपने जो चाइना के संदर्भ में कही है। मैं आपसे कश्मीर के बारे में अगर समझूं, कश्मीर किसकी गलती है? कश्मीर वहां पे जो चुनी हुई सरकार थी उसको डिमोलिश करके जब इन्होंने हटाया, वो नहीं करना चाहिए था। और उसके बाद से जो कश्मीर के अंदर आते गए वो बड़ा शुरुआती जो लचर तो आप 87 में मानते हो, 87 का इलेक्शन मानते हो, या आप मानते हो कि गलती जब पार्टीशन हुआ, जब महाराजा हरि सिंह ने देरी की तब हुई, नेहरू के टाइम पर हुई? अगर आप फिलहाल कश्मीर में जो आतंकवाद वाली चीजें देख रही हैं या कश्मीर का पीओके वाला इशू देख रही हैं, दोनों सेपरेट चीज है। मैं आपसे पीओके की कश्मीर पीओके देखिएगा तो सरासर राजा हरि सिंह की गलती थी, सरासर हरि सिंह की गलती थी। उस बैल इंसान को स्विट्जरलैंड बनाना था कश्मीर को। उसके घर के रिश्तेदारों को लेके गया है पाकिस्तान, औरतों को, उनके घर की कई रिश्तेदारों को उठा ले गया है, तब जाके इसने सरेंडर किया है। देश आजाद हुआ है 15 अगस्त को, सरेंडर कर रहा है 26 अक्टूबर को। बताइए, 2 महीना बाद कर रहा है, 2.5 महीना बाद। ये क्या बेवकूफी है? वो भी जब कई रिश्तेदार गायब होने लगे, चौखट पे दिखने लगे, आतंकवादी आ गए हैं, तब सरेंडर कर रहे हैं। एक और रीजन था, सरदार पटेल साउथ में ज्यादा ध्यान दिए थे, नॉर्थ में कश्मीर में जितना उनके पास कुल क्षमता थी सरदार पटेल लगा दिए रहते तो आज स्थिति अलग थी। सरदार पटेल कश्मीर में उतना नहीं लगाए जितना बाकी जगहों पर लगाए। वहां पर कहा जाता है नेहरू ले रहे थे सारे कॉल। रीजन क्या था? सरदार पटेल को उसमें ज्यादा, सरदार पटेल स्ट्रेट फॉरवर्ड थे, साइन करना है तो तुम्हारी हेल्प करेंगे, नहीं करना है तो नहीं हेल्प करेंगे। नेहरू का कहना था कि ये नेहरू जी समझते थे कि पागल आदमी है हरि सिंह। हरि सिंह विशुद्ध लालची और बहुत ही ज्यादा मतलबी इंसान था, उसके चक्कर में हमें आज तक ये भुगतना पड़ रहा है। अच्छा, एक और बात कही जाती है डॉक्टर खान साहब, वो ये कहा जाता है कि जब भारत ने, जो इन्होंने जिन हिस्सों पे कब्जा कर लिया था और भारत उन्हें वापस, इंडियन आर्मी वापस रिगेन कर रही थी, उस समय रोकने की जरूरत नहीं थी जब तक कि पूरा पीओके भी आपने वापस ना ले लिया होता। नेहरू ने गलत टाइम पर ये डिसीजन लिए, तत्कालीन प्रधानमंत्री बहुत गलत था। वहां 2 जगह गलती थी। हाँ। हमारी व्यक्तिगत रूप से मानिएगा तो हमारी सबसे बड़ी गलती क्या थी कि कैरियल रेडक्लिफ आता है, वो देश का विभाजन कर देता है। आप मान लिए कि विभाजन हो गया, ठीक है, हम कहते हैं कि हमारा कोई खेत है, इसमें कोई आदमी आए, कल को डीएम आए और कहें कि एक काम करो, ये हम एक लाइन खींच दे रहे हैं, इसके इधर इसका हो गया, इसके इधर इधर हुआ, हम डीएम की बात नहीं मानेंगे। तुम कौन होते हो हमारे खेत का डिवाइड करने वाले? एक महारानी जो चोट्टीन हमारा हीरा लेके बैठी हुई है, बेशरम कहीं की, उसको आज तक इतना समझ में नहीं आ रहा है कि जो ताज में हीरा पहनी है उसका नहीं है। आप उसको क्या कहिएगा? देहात के भाषा में चोट्टीन कहा जाएगा उसको। वो एक तो लाइन पार दिया, इसे चिचीन खींच दिया, आप मान लिए कि देश का विभाजन हो गया। और उस पर आप महिमा मंडन करेंगे हम लोग का कि नेहरू ने ये किया, सरदार पटेल ने ये किया, गांधी ने ये किया। आप मान लिए इस चीज को? कितनी बेशर्मी की बात है, आप मान कैसे लिए? अंग्रेज विभाजन करके चले गए, खत्म कहानी, मार दिए जिन्ना को, खत्म कहानी। हम घुस गए, सिंध में घुस जाते 2 बटालियन फौज लेके, और एक और फौज जाती है, एक और हम गले मिलते कि हमको कोई नहीं अलग कर सकता है, हम मिलेंगे यहाँ, एक होकर रहेंगे। सबसे बड़ी तो गलती यहाँ है। आप इतना छोटा क्यों देख रही हैं कि पीओके छूट गया? ये देखिए कि हमारा अफगानिस्तान छूट गया, गांधारी का कंधार था वो छूट गया, लाहौर छूट गया, लौह कुश का लाहौर छूट गया, बप्पा रावल का लाहौर छूट गया। ये नहीं दिख रहा है। सिंध हमारा था, हमारे राष्ट्रगान का सिंध छूट गया। हमारे बिहार का चंद्रगुप्त मौर्य था, जिसको काबुल, कंधार, मकरान और हेरात दहेज में मिला था, वो छूट गया। हम पीओके तक ही सीमित रह गए। ऐसे कैसे होता है? हमारा अलग सिद्धांत है, घड़े से घी ना निकले तो हम उंगली टेढ़ा नहीं करते हैं, घड़ा फोड़ देते हैं।
फिर उंगली सीधा करो या हाथ में जैसे मन वैसे खाते रहो। क्या जरूरत थी हमें विभाजन स्वीकार करने की? और उसके बाद महिमा मंडल करो, ये नेता अच्छे, ये स्वतंत्रता सेनानी अच्छे, ये अच्छे, गोडसे अच्छे, गांधी को मार दिया, मार देता जिन्ना को। 80 साल उम्र थी गांधी की, ढकेल देता तो मर जाता। आज के वक्त में आप गांव में किसी बूढ़े इंसान को एक तमाचा मार के देखिए, पूरा गांव कहेगा कि बड़ा अजीब महिला है, मार दिया उसने, गांधी को मार दिया, गोली मार दिया। सही बात है। ऐसा बिल्कुल जो इतिहास हम पढ़ रहे हैं उसमें जो गलतियां हैं उन पर बहुत ज्यादा डिस्कशन अतीत में हुआ नहीं हुआ। दूसरा, आप अगर कोई व्यक्ति इतिहास पढ़ा है वो सवाल पूछे, अच्छा लगता है। इतिहास पढ़ा नहीं है, व्हाट्सएप से प्रेरित हो गया है और सवाल पूछता है कि नेहरू को प्रधानमंत्री होना चाहिए या सरदार पटेल को प्रधानमंत्री होना चाहिए, इन दोनों में से हटा के अगर अंबेडकर साहब प्रधानमंत्री होते तो देश कुछ और होता। आप ऑप्शन रखते हैं नेहरू और सरदार पटेल। नेहरू और सरदार पटेल से ज्यादा योग्य थे हमारे बाबा साहब अम्बेडकर। बाबा साहब अम्बेडकर वो शख्सियत थे जो चाहते तो जिस तरह पाकिस्तान अलग किया था उस तरह अलग कर दिए रहते। एक इशारे पे दलित उनको भगवान मानते थे, कर सकते थे, लेकिन उन्होंने देश प्रेम था इतना जो उन्होंने नहीं किया। लंदन में गोलमेज सम्मेलन में बैठ के रैमजे मैकडोनाल्ड के सामने, रैमजे मैकडोनाल्ड ने अलग क्षेत्र दिया था दलितों को। ये कोई पढ़े 1932 में अलग क्षेत्र दलितों को दिया था, जिस तरह 1909 में मुसलमानों को अलग क्षेत्र दिया था उस तरह दलितों को दिया था। भीमराव अम्बेडकर साहब जिन्होंने अस्वीकार कर दिया था, उन्होंने कहा कि मुझे अलग क्षेत्र नहीं, मुझे आरक्षण चाहिए, मैं दलितों को अलग नहीं बल्कि उत्थान करना चाहता हूं, इन्हें अलग करने नहीं चाहता हूं। और इन्होंने पूरी तरह से सीन से गायब कर दिया इतने महान व्यक्ति को। जिस संविधान की शपथ लेके खाते हैं उस संविधान निर्माता को पहला राष्ट्रपति, पहला प्रधानमंत्री बना देते तो क्या हो जाता? केवल इसलिए चर्चा नहीं क्योंकि वो छोटी जाति से आता है इंसान। गलत बात है।